नमस्कार, 3 का तरकश देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति राजपूत। तो यहां पर पश्चिम बंगाल से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बज चुका है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन तारीखों के ऐलान के साथ ही बंगाल की सियासत में नया विवाद भी खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर यहां पर कर दिया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से ताबड़तोड़ तबादले यहां पर कर दिए गए। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को यहां पर हटा दिया गया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी हटाया गया है, कोलकाता के कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी चुनाव आयोग ने हटा दिया है। तो अब पुलिस कमिश्नर अजय नंद होंगे जो अगले पुलिस कमिश्नर होने जा रहे हैं। राज्य के गृह मुख्य सचिव को भी यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से हटा दिया गया है। तो यहां पर बड़े प्रशासनिक फेरबदल जो है वो चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद में यहां पर कर दिए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा दिया गया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी यहां पर हटा दिया गया है। तो बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है और उसको लेकर अब टीएमसी अपनी नाराजगी भी जाहिर करती हुई यहां पर सीधे तौर पर नजर आ रही है। लेकिन रुक करेंगे हमारे सहयोगी अश्विन का हम यहाँ पर। अश्विन, कई तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? क्योंकि टीएमसी सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का। देखिए, चुनाव आयोग का ये कहना है कि कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा था कि पश्चिम बंगाल में इस बार जो चुनाव होंगे वो हिंसा मुक्त होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से पूरे चुनाव कराए जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने पहले तो मुख्य सचिव कल रात में ही ट्रांसफर किया, उसके बाद आज सुबह डीजीपी, एडीजी और जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर उनका ट्रांसफर किया गया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के मामले में एक और बात है कि प्रधानमंत्री की रैली जब 14 मार्च को वहां पर हुई थी तो वहां पर एक हिंसा भी देखने को मिली थी। इस मामले में वहां के जो सीओ ऑफिस है उसने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट भी मांगी थी। तो ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैली के बावजूद वहां पर पर्याप्त में केंद्रीय रिजर्व बल था, उसका उपयोग नहीं किया गया और हिंसा हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे और जहां भी अधिकारी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। जिसका हम एक देख सकते हैं कि आज जो कार्रवाई हुई उसमें कोलकाता पुलिस कमिश्नर का नाम सबसे पहले आना और खासकर डीजीपी का आना, क्योंकि डीजीपी जो पीयूष कुमार थे, पीयूष पांडे थे, उनको एक तरीके से अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उनकी जगह पे अब अजय कुमार नंद को एक तरीके से पुलिस आयुक्त बनाया गया है। उसके अलावा विनीत गोयल को हटा दिया गया है और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनके ऊपर कार्यभार था कि जो पूरा प्रदेश है उसका जो सुरक्षा है, कानून है, वो सही से रहे। क्योंकि जो ब्रीफिंग हुई थी जब चुनाव आयोग की टीम वहां गई थी तो उसमें ये बताया गया था कि राज्य के चुनाव करवा जा सकते हैं क्योंकि हालात वहां पे बेहतर हैं। लेकिन बीजेपी लगातार यही कह रही थी कि राज्य में चुनाव आयोग तभी करवाए जब सुरक्षा हालातों को सही कर लिया जाए, क्योंकि लगातार वायलेंस की खबरें चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी देखने को मिलती है। और इसी के मद्देनजर कल आयोग ने साफ कहा था कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसी के बाद आज परिणाम देखेंगे कि राज्य के 5-6 बड़े अधिकारी सभी को हटा दिया गया है, मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक के। बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए पश्चिम बंगाल से। ऋतिक, आप तक हम आएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं जो इस बड़े फेरबदल के बाद अब सामने आ रही है। क्या कुछ कहना है तमाम राजनीतिक पार्टियों का, आपको सुनवाते हैं। अपने मालिकों को खुश करने के लिए चुनाव आयोग ने किया है। इनके मालिक कौन है? प्रधानमंत्री, जो देश के प्रचार मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, साथ में घुसपैठिया मंत्रालय के जो मंत्री हैं अमित शाह, घुसपैठिया तो एक भी नहीं निकला। तो ये लोग किसी को भी निकाल लें, लेकिन ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता के दिल से नहीं निकाल सकते। बहुत भी प्रयास करेंगे, इनका कोई भी कुछ नहीं होने वाला। मैं नीदर आई एम शॉक्ड नॉट सरप्राइज्ड। इलेक्शन कमीशन को थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए था। फौरी तौर पर जब आप ऐसा करते हैं तो संदेह का जन्म होता है। और 5 राज्यों के चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को कब हासिल करेगा। इलेक्शन कमीशन का अधिकार है कि जहां पर लगता है किसी अधिकारी को हटाना है, बदलना है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, जब से चुनाव होते आ रहे तब से इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल भारत में ऐसे हैं जिनको विरोध करना है भारत का, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का, और वो नेता का नाम अब LOB बन गया है, लीडर अपोजिंग भारत। और वो लगातार यही कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते हैं, EVM के खिलाफ बोलते हैं, अब तो जुडिशरी के खिलाफ भी विपक्ष के लोग बोलने शुरू हो गए।
ऋतिक, तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हम यहाँ पर सुन रहे हैं, जहाँ पर विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर यहाँ पर सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया जो है ये कोई पहली बार इसका पालन नहीं किया जा रहा। चुनाव से पहले कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया का चुनाव आयोग पालन करता है और इस तरह के तबादले होते हैं। क्या कुछ आप देख रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में इस तबादलों को लेकर? क्या प्रतिक्रिया वहां पर सामने आ रही है? देखिए, मैं फिलहाल जहां पर हूं, थोड़ी देर में ममता बनर्जी सड़कों पर उतरने वाली है और उससे पहले हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि कल जो बहुत ही पहले ऐसे कभी मंजर देखा नहीं गया है कि जो है चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। इसके अलावा जो है थोड़ी देर पहले जो है डीजी कोलकाता पुलिस के कमिश्नर और लॉ एंड ऑर्डर का जो दायित्व संभालते हैं उनको हटाया गया है। तो इसको लेकर काफी सारे विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हमारे साथ बंगाल के मंत्री शोशी बाजा फिलहाल है। दीदी, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को हटाया गया, अब सीपी को हटाया गया, को लेके सुबह श्री कुणाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं पार्टी के। क्या लग रहा है कि ये किस तरीके से रवैया है? कभी देखा नहीं गया है, इसका ऐसा प्रेसिडेंट कभी रहा नहीं बंगाल के चुनाव में। क्या दर्शाना चाहती है इलेक्शन कमीशन? बंगाल इज द टारगेट, बंगाल टारगेट है, बीजेपी हार चुकी है। तो आज का ये जो रैली है, देखिए एलपीजी का जो मौजूदा मंजर है, इसको लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही है, लेकिन चुनावी बिगुल क्या यहाँ से शुरू हो जाएगा? और रणनीति, ये गैस के जो दाम बढ़े हैं ये लेकिन लोगों की तकलीफ के बारे में है, और जब लोग तकलीफ में होते हैं और केंद्र सरकार इस विषय को लेके एकदम अवगत नहीं थी, उनको कुछ मालूमियत नहीं थी, तैयारी नहीं थी, तब से ममता बनर्जी धरना मंच में भी उन्होंने कहा और तभी तो ये तो उसके बाद तो कल आपका ये एमसीसी शुरू हुआ, इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हुए। इसके पहले से ये घोषित कार्यक्रम, लोग तकलीफ में है, लोग तकलीफ में है। बड़ा दिन है। हमारे साथ चंद्रिमा भट्टाचार्य और दूसरे मंत्री। दीदी, किस तरीके से देखते हैं ये रैली? हमारे नेत्री की रैली है, हम उसके पहले कुछ नहीं बोलूं। तो ये स्पष्ट इशारा है। देखिए, आज एक बड़ा दिन है। जिस तरीके से हम लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों सीधे प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे? मैं समझ सकता हूं कि तृणमूल में फैसला है कि अब थोड़ी देर में ममता बनर्जी जब इस सड़कों पर उतरेंगी, शायद ये सिर्फ एलपीजी के बढ़ते हुए दामों को लेकर नहीं है, चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है। तो ममता बनर्जी मौजूदा हालात, खासकर फिलहाल बंगाल की चुनावी राजनीति जिस पर केंद्रित है, लगातार जिस तरीके से चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो या फिर डीजीपी को हटाना या फिर चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को हटाने की बात को लेकर ममता बनर्जी बोल सकती है, ऐसा ही अंदाजा है। तो जिस तरीके से चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि इंतजार हो रहा है कि ममता बनर्जी पहुंचने के लिए, मैं जरा मंजर का छवि अब तक पहुंचाऊं, तैयारी किस तरीके से हो चुकी है। देखिए, दोपहर के 3 बज रहे हैं, 4 बजे ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंचेंगे। कोलकाता की कॉलेज स्क्वायर से होकर धर्मतला तक वो अपने रैली करेंगे और इस बात को लेकर जो है फिलहाल प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैं जरा बता दूं कि इतिहास, बंगाल के चुनावी इतिहास जो रक्तरंजित रहा है, उसमें ऐसा कभी कदम नहीं उठाया गया है कि आचार संहिता लागू होने के फौरन बाद जो है इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को हटाया गया है। और देर रात ये फैसला, इससे पहले एक बार चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया था, लेकिन इस तरीके की मंजर कभी भी शायद देखा गया है। अब जैसे तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी किस तरीके से जो बढ़ते हुए एलपीजी के सिलेंडर्स के दामों को लेकर और इसके अलावा जिस तरीके से जगह जगह जो प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को फिलहाल एलपीजी सिलेंडर्स को मिलने में, इस बात को लेकर जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैं समझ सकता हूं तृणमूल कांग्रेस जो, अगर तृणमूल कांग्रेस के अंदर की बात कहें तो जी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि कल चुनावी जो है कैंडिडेट लिस्ट को घोषणा कर दिया जाएगा। उससे पहले एक बड़ा दिन और ममता बनर्जी नैरेटिव्स और इसके किस रास्ते से क्या ब्लूप्रिंट रहेगा जब महज 1 महीना बच रहा है चुनाव शुरू होने में, इससे पहले एक बड़ा दिन है और उसको लेकर अब आज जो शक्ति प्रदर्शन ममता बनर्जी खुद करेंगी और इस बात को लेकर जिस तरीके से फेरबदल हो रहा है। देखिए, कल
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया था, उनका लक्ष्य एक है जो शायद कभी देखा गया है बंगाल में, एक शांतिपूर्ण चुनाव, जिसके कारण 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। और पहले चरण में बंगाल के उत्तर बंगाल और पश्चिमी हिस्से, जहां पर जंगल महल जैसे एरिया, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जैसे मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुड़ा, इन सब जगहों पर चुनाव होना है। दूसरे चरण पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है, यानी साउथ बंगाल की कोलकाता, हावड़ा, साउथ 24 परगना, इन सब इलाकों में चुनाव होगा। उससे पहले ममता बनर्जी यहाँ पर उतरने वाली है। अपेक्षा है और अंदाजा है कि वो इस बात पर खरी खोटी सुनाएंगे जिस तरीके से वो हल्ला बोल कर रही है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल ऋतिक, आप बने रहिए और इन तस्वीरों को आप दोबारा दिखाइएगा हमारे दर्शकों को कि किस तरह से वहां पर जो सिलेंडरों की किल्लत हो रही है या उसके जो बढ़ते दाम है उसको लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरने जा रही है कुछ देर में। लेकिन अब वहां पर जो स्थिति है वो कुल मिलाकर पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो यहां पर देखने को मिला है। और चुनाव आयोग का ये कहना है कि कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए ये फेरबदल जो है वो यहां पर किया जा रहा है। और साथ ही में चुनाव आयोग की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि अब इस आदेश के बाद ये जितने भी तबादले हुए हैं उन्हें चुनाव से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारी है वो नहीं दी जाएगी। तो क्या और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने तय किया है ना, क्योंकि ये इतने बायस है, ये जो अफसरों को हटाया गया, इनके अगर आप कार्यकाल देखेंगे, इनकी जो डिसीजन देखेंगे, इतने बायसनेस है। ममता बनर्जी बोलेगी यहाँ पे बैठी रहो तो यहाँ पे बैठी रहेगी, खाना मत खाओ तो खाना भी नहीं खाएगी। तो ऐसे लोग हैं, तो इनको हटाना ही तो सही है। इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया। चुनाव होता है दिल्ली की सरकार, और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी या उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता। तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सारे पर काम कर रहा है, ये बात खुली हुई है, सब जानते हैं, आपके कैमरे जानते हैं, आप जानते हो, पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। एक गलत इस्तेमाल करके होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफर किया है। हम बताना चाहते हैं कि इसको आज हमने संसद में उठाया, हमारे लीडर ने इसको इस मुद्दे को उठाया और इसके खिलाफ हम पूरे दिन के लिए तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। हम कहना चाहते हैं कि अभी भी 50 लाख लोग इलेक्टोरल रोल्स में मौजूद नहीं है, वो एडजुडिकेशन लिस्ट में है। जिस तरह से ईसी काम कर रही है, जिस तरह से अपने पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया किया गया है, जिस तरह से ट्रांसफर किया गया है होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तृणमूल कांग्रेस ही आएगी। तो आपने यहाँ पर तमाम नेताओं को भी सुना है। ऋतिक मंडल के पास एक बार फिर से हम चलेंगे। कोलकाता में हमारे सहयोगी अश्विनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋतिक, आप तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाएं जरूर। और आपने सुना होगा यहाँ पर कि जो राज्यसभा में भी टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने भी वहां पर वॉकआउट किया है इन मुद्दों को लेकर। मुख्य सचिव, गृह सचिव का तबादला हुआ, डीजीपी का तबादला हुआ, तमाम जो प्रशासनिक बड़े जो ऐसे अहम पद थे जिन्हें सरकार के करीबी माना जाता है। और ऋतिक, हम ये भी जानते हैं कि हर जगह ऐसा होता है कि सरकारें अपनी मर्जी से इस तरह की नियुक्तियां जो है वो करती हैं कहीं ना कहीं, और चुनाव आयोग भी इस तरह की प्रक्रिया का पालन करता है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर ममता बनर्जी क्या कहेंगी उसका इंतजार रहेगा आपसे कुछ ही देर में। जी बिल्कुल, देखिए मैं जरा दिखाना चाहूंगा यहाँ पर किस तरीके से तैयारी है। देखिए एक एक करके जो है तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, उनके हाथों में ये सारे पोस्टर्स है, जरा दिखाएंगे। ये इस तरीके से काट आउट। फिलहाल बंगाल के लोग भी इससे काफी परेशान है। तृणमूल कांग्रेस ने जब ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन कर रही थी उस दौरान उन्होंने ये फैसला लिया था, और फिलहाल इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। चुनावी मुद्दा क्या बनने जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये लग रहा है, क्योंकि जरा मैं दिखाऊं। फिलहाल हमारी मौजूदगी कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर एरिया में है। जो कोलकाता को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कई सारे आंदोलन का घर और शुरुआत यहाँ से हुआ है। लेकिन इस मंजर पर जिस तरीके से पोस्टर्स बैरिकेड जो लगाए गए हैं, जैसे एक में बंगला में लिखा हुआ है बॉयकॉट बीजेपी। देखिए प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे और उससे अगले ही रात को शाम से कोलकाता की जगह जगह पर ये पोस्टर छा गए थे, बॉयकॉट बीजेपी। इस बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा देखिए
एक दूसरा पोस्टर मैं जरा दर्शकों को दिखा दूं यहाँ, जिसपे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की छवि है, जिस पर बढ़ते हुए गैस सिलेंडर या फिर एलपीजी के दामों को लेकर यहाँ पर बड़ा सा पोस्टर दिया गया है। और इस बात को लेकर जो महामिছিল यानी बड़ा रैली ममता बनर्जी आज करने वाली है, जिस पर इस पर जो आवाज बुलंद वो करने वाले हैं, तैयारी हो चुकी है। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं और लोगों में किस तरीके से उत्साह है। देखिए ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतर रही है, चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है, तमाम आला अफसर पुलिस के वो यहाँ पर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है एकाएक करके पहुंचने लगे हैं और ये जो तस्वीरें हैं हम हमारे दर्शकों को साझा कर रहे हैं, किस तरीके से कॉलेज स्क्वायर का यह मंजर जो है बिल्कुल चुनावी रैलियों के लिए तैयार है। जगह जगह पर पोस्टर्स लगवाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगवा दी गई है। ममता बनर्जी यहाँ पर रहेंगी और जैसे वो पहुंचेंगी तो पुलिस की पूरी घेराबंदी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कई किलोमीटर तक वो यात्रा करेंगे। उसके बाद जो है खत्म होने वाला है ये यात्रा जो धर्मतला स्क्वायर पर। आइए प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। काफी सारे तृणमूल कांग्रेस के नेता हमें दिख रहा है जो यहाँ पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। इस बात की प्रतिक्रियाएं जो है काफी हो रहा है। दादा एक चीज थोड़ा लाइन में हूँ, जिस तरीके से कुछ ही घंटे में पहले चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी को हटाया गया, अब कमिश्नर को भी हटाया गया है, डीजीपी साहब को हटा दिया गया, क्या लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया है तृणमूल कांग्रेस पर? बीजेपी का सोच है, 2021 में भी किया था। बीजेपी का सोच है कोई आधिकारिक अमला या ब्यूरोक्रेट हटाने से इलेक्शन में कुछ इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उन लोग का ये पता नहीं है, जैसे 2021 में भी पता नहीं था, आज भी वो उन लोग का ज्ञान में ये नहीं आया जे आधिकारिक हटाने से इलेक्शन जीता नहीं जाता है। From Iran cross over into Azerbaijan through the land border. These movements were facilitated by our embassy in Tehran. They helped them with visas as also with immigration formalities were required. In this group of 550 people that I mentioned who have crossed from Iran into Armenia, we also have 284 people who had gone there to Iran on pilgrimage. These people are there right now in both these countries. Some of them have already returned and others would be returning in the next few days or so. Our embassy in Tehran, in spite of all the difficulties, continues to be fully functional. Over the last few days, they have also been able to relocate students who were outside Tehran to cities which are safer for them. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान में भारतीय समुदाय के लोग में कुछ नाविक लोग भी हैं और साथ ही साथ मछुआरे समुदाय के लोग भी हैं। इनके कंपनियों के साथ हमारी लगातार बातचीत होती रहती है, यानी कि हमारे एम्बेसी की, राजदूतावास की बातचीत होती रहती है ताकि हम उनका देखभाल, उनकी भलाई सुनिश्चित कर सकें। सभी भारतीय नागरिकों का से हमारा अनुरोध है कि जो एडवाइजरी हमारे राजदूतावास ने निकाला है उसको देखें और उस पर अमल करें। और जहाँ तक हमारा भारत सरकार की बात है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं अपने देशवासी जो वहाँ रहते हैं ईरान में, उनकी देखभाल के लिए, उनकी भलाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। असीम जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in West Asia and the Gulf region. The safety, well-being and security of the Indian community across the region remains our highest priority. The Ministry's Special Control Room continues to function for addressing queries from Indian nationals and families. We are also in constant touch with the state governments and union territories to coordinate our efforts. Our missions and posts across the region are working continuously, operating. तो आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को यहां पर सुन रहे थे, जो एलपीजी के लिए जानकारी दे रहे थे। इधर एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही। भारतीय एलपीजी जहाज ईरान के हॉर्मुज समुद्री मार्ग से गुजरकर अब कच्छ की ओर अग्रसर हो चुका है। तो तिरंगे से सजा शिवालिक जो है वो नंदा देवी जहाज अब कच्छ बंदरगाह पहुंचेगा। शिवालिक जहाज को एक भारतीय युद्धपोत द्वारा सुरक्षा लगातार दी जा रही है। नौसेना ऑपरेशन संकल्प के तहत हॉर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाज को यहां पर सुरक्षा दी जा रही है और अब कुछ ही देर में ये गुजरात में दाखिल हो जाएगा। मुंद्रा
पोर्ट जो है वहां पर ही बढ़ेगा। कच्छ की ओर बढ़ चुका है शिवालिक और नंदा देवी जहाज जो है। तो एलपीजी गैस की जो बढ़ती हुई मांग है उसे देखते हुए इस जहाज के आने से काफी राहत मिलने की संभावना है। यहाँ पर पहला जहाज आज मुद्रा बंदरगाह पहुंचेगा। करीब 4:30 बजे का वक्त ये बताया जा रहा है जब यहाँ पर ये पहुंचेगा। लॉजिस्टिक के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। तो एलपीजी की जो किल्लत है उसे लेकर देश में जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा है उसे लेकर विदेश मंत्रालय भी यहाँ पर कह रहा था कि परेशान नहीं होना है। और एक और खबर कि शिवालिक जो है, जो एलपीजी लेकर जहाज आ रहा है, वो पहुंचने वाला है। और इस युद्ध के चलते सारी समस्या खड़ी हो रही है उस पर भी आपको अपडेट यहाँ पर अब लगातार हम दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका की इस भीषण जंग के बीच अब एआई वॉर की एंट्री हो चुकी है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की भरमार है जिनमें ईरान की लेडी कमांडो को फुल कॉम्बैट गियर्स में दिखाया जा रहा है। ये जाबाज महिलाएं जंग के मैदान से सीधे मैसेज दे रही हैं, दावा कर रही हैं कि अमेरिका की हार तय है और तेहरान की जीत का झंडा बुलंद होगा। उधर अमेरिका भी पीछे नहीं है। पेंटागन से भी मुस्तबा की मोबाइल कमांडो के खिलाफ एआई वीडियो रिलीज हुए हैं जिसमें तेहरान के न्यूक्लियर ठिकानों से लेकर मिसाइल सिटीज तक को धुआं करने के बड़े बड़े दावे यहां पर किए जा रहे हैं। आखिर दोनों मुल्कों के बीच में कैसा एआई वॉर चल रहा है ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। बम धमाकों के बीच अमेरिका ईरान में कैसी एआई जंग छिड़ी है? मुश्तबा के मोबाइल कमांडो कितने खतरनाक हैं? अमेरिका की एआई कमांडो फोर्स कितनी पावरफुल है? महायुद्ध का डिजिटल मायाजाल कितना बारूदी? ईरान बैटलफील्ड में जंग सुपर पावर अमेरिका और उसके जिगरी इजराइल से चल रही है। वैसे जंग हथियारों के बूते ही नहीं लड़ी जा रही। वॉर जोन में ईरान के एआई कमांडो एक्टिव, मैदान में सुपर पावर अमेरिका के सिलिकॉन सोल्जर्स जिन्हें पेंटागन ने तेहरान के खिलाफ 1 घंटे वाली जंग के लिए मैदान में उतारा। महायुद्ध की चिंगारी को ये वीडियो और भड़का रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। इन वीडियो में ईरान की लेडी कमांडो को फुल कॉम्बैट गियर में दिखाया गया है। ये जाबाज महिलाएं जंग के मैदान से सीधे मैसेज देती हैं, दावा कर रही हैं कि अमेरिका की हार तय है और तेहरान की जीत का झंडा बुलंद होगा। ये लेडी कमांडो असल में कोई सैनिक नहीं बल्कि एआई जनरेटेड अवतार हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हें इतना असली बनाया गया है कि इनकी आंखों के पुतलियां बोलने का स्टाइल, इनका हाव भाव एकदम कुदरती लगता है। ईरान इन वीडियोस के जरिए दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि उनकी आधी आबादी भी देश के लिए मर मिटने को तैयार है। ये सीधे तौर पर दुश्मन देश के सैनिकों के मनोबल को तोड़ने की एक सोची समझी प्लानिंग है। ईरान की इस डिजिटल आर्मी ने फेसबुक, एक्स और टिकटॉक पर एक साथ हजारों बोट्स एक्टिव कर दी। ये एआई कमांडो सिर्फ फारसी नहीं बल्कि फराटेदार अंग्रेजी, हिब्रू और अरबी में बात कर रही है ताकि दुनिया भर के दर्शकों को जोड़ा जाए, प्रभावित किया जाए। ईरान की एआई आर्मी ट्रंप को सीधे चैलेंज करती है। सोशल मीडिया पर डिजिटल वॉर में तेहरान से एक ऐसा एआई वीडियो रिलीज हुआ जो ट्रंप की आंखों में जरूर चुभेगा, जिसमें हैशटैग के साथ बड़े स्लोगन चस्पा है और लिखा है खामनेई इज बैक। इससे पहले ईरान की तरफ से ऐसे कई और एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें अमेरिका के सबसे पावरफुल युद्धपोत अब्राहम लिंकन को ईरान की पावरफुल मिसाइलें समंदर में डुबोती दिखाई दी। अमेरिका ने भी इस डिजिटल हमले का जवाब देना शुरू कर दिया है। अमेरिकी साइबर कमांड ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के ऐसे कई बोट फॉर्म्स को ट्रैक किया जो इन वीडियो को जनरेट कर रहे हैं। वैसे अमेरिका भी एआई वॉर में पीछे नहीं। जंग में जितना गोला बारूद अमेरिका बरसा रहा है उतनी ही तगड़ी स्ट्राइक एआई वीडियो से तेहरान पर की जा रही है। एआई वाले इन वीडियो में ट्रंप को गोल्फ खेलते दिखाया गया। जो गोल्फ स्टिक से गेंद हिट करते हैं तो धमाका ईरान की न्यूक्लियर साइट पर होता है। व्हाइट हाउस से रिलीज इस वीडियो में कभी बेसबॉल दिखती है, गेंद को हिट किया जाता है, उसके तुरंत बाद तेहरान में धमाके दिखते हैं। हथियार सिर्फ सरहदों पर नहीं चलते, अब हथियार आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। ये जंग सिर्फ बारूद की नहीं बल्कि परसेप्शन यानी धारणा की भी है। जहां एक तरफ पश्चिम एशिया में मिसाइलें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दिमागों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। और इस रेस में अमेरिका और ईरान की टक्कर बराबर की है। तो ईरान पूरी ताकत से युद्ध लड़ रहा है और दुनिया इसे देख भी रही है। और तभी अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त सरप्राइज अटैक किया जा सकता है और ईरान की एटमी पार्क को
हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी हो चुकी है। ये बात तो पिछली बार भी कही गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक ईरान के न्यूक्लियर पावर वाले मिशन में कमी नहीं आई। वो दावा जरूर करता है कि एटम बम नहीं बनाएगा, लेकिन दावे तो ये हैं कि उसके पास करीब दर्जन भर एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद है। कुछ वक्त पहले ईरान की एक नई रहस्यमयी न्यूक्लियर साइट का खुलासा हुआ कि नातांज न्यूक्लियर साइट सेंटर से कुछ ही दूरी पर मौजूद है और काफी गहराई में भी है। क्या ट्रंप अब ईरान को एटम बम बनाने से नहीं रोक पाएंगे? ईरान ने अपना न्यूक्लियर खजाना कुदरत के अभेद बंकर में छिपा दिया है। वो जगह जहां बंकर बस्टर बम भी फेल है। चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया के सामने ये बात कह चुके हैं कि उनके हमले की वजह से ईरान में सब खत्म हो गया, उनका एटॉमिक प्रोग्राम बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप के बंकर बस्टर वाले वार को बेकार कर दिया। न्यूक्लियर साइट्स पहले ही खाली कर दी थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन में हमने पहली बार ईरान के विशाल मिसाइल भंडार और दूसरे मिसाइल निर्माण सेंटर्स को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का रास्ता भी तैयार किया। हमने उसके परमाणु प्रोजेक्ट के संबंध में भी ऐसा ही किया, जिसमें उन सीनियर ईरानी वैज्ञानिकों को करारा झटका देना भी शामिल है, जिन्होंने हमें नष्ट करने के मकसद से बनाए गए परमाणु बमों के विकास का नेतृत्व किया था। जब तक इस पर चर्चा आगे बढ़ती, तब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम के शिफ्ट होने की खबर ने जोर पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने नातांज के पास संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट कर दिया है। पिकैक्स माउंटेन के नीचे एक सीक्रेट सेंटर बनाया गया है। दावा किया गया है कि इसी पहाड़ के नीचे ईरान ने कम से कम 900 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का भंडार शिफ्ट किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने सारे यूरेनियम से ईरान कम से कम 10 से 11 परमाणु बम बना सकता है। As well as Operation Midnight Hammer, where we totally obliterated Iran's nuclear potential. We obliterated it. They don't have nuclear potential. And then after Midnight Hammer, and then we left, we figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years and ईरान के इसी एटमी डेवलपमेंट ने अमेरिका समेत उन तमाम एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी जो कुछ वक्त पहले तक ये दावा करते थे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उनकी नजर है। हालांकि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद से ही ये साइट्स एक्टिव थी। रिपोर्ट्स हैं इतने सारे यूरेनियम को सिर्फ 16 मेटल सिलेंडर के जरिए शिफ्ट किया जाने की बात सामने आई। इसके लिए बड़े ट्रक नहीं बल्कि छोटे छोटे वाहन ही काफी रहे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल के हवाई हमले से पहले पिकैक्स माउंटेन के पास हलचल बढ़ गई थी। वहां नई सुरंग खोदने, पेरीमीटर सिक्योरिटी के साथ दर्जनों मालवाहक ट्रक खड़े देखे गए। खबरें इस तरह की भी है कि मूवमेंट को दिखाने के लिए सैटेलाइट की तस्वीरें आती रहीं। इसके बावजूद अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान को खूब सबक सिखाया है। अमेरिका कुछ भी करे, लेकिन इजराइल को ईरान का ये सच मालूम है, इसलिए वो बार बार कहता है ईरान को बर्बाद करके ही दम लेगा। मगर ईरान भी पलटवार के लिए तैयार बैठा है। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूएई के फुजेरा पोर्ट पर ईरान ने भीषण हमला किया है। ड्रोन हमले के बाद फुजेरा पोर्ट पर आग भी यहां पर लग गई है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करा रहे हैं। हमले के बाद फुजेरा पोर्ट पर तेल लोडिंग का काम जो है उसे अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा है। यूएई का फुजेरा पोर्ट है जहां पर ईरान ने ये हमला किया है और हमले के बाद इस पोर्ट पर आग लगी। उसकी तस्वीरें भी आप देखिए, ये काला धुआं जो आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेल लोडिंग का काम जो है अब उसे अस्थायी रूप से यहाँ पर निलंबित कर दिया गया। फुजेरा पोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट के ठीक बाहर ओमान की खाड़ी के पास स्थित है और यहाँ से यूएई कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करता है। और ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। ईरान ने यहाँ पर भीषण हमला किया है और ये आग और धुएं का गुबार जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ से रोजाना करीब 10 लाख बैरल तेल जो है वो बाहर भेजा जाता है, जो कि वैश्विक तेल मांग का करीब 1% है। तो बड़ा नुकसान यहाँ पर फुजेरा पोर्ट पर हुआ है। तो ईरान ने अब सीधे सीधे यूएई को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि वो यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अब
सीधे तौर पर निशाना बनाएगा। ये धमकी खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले के बाद सामने आई है। ईरान इस जंग में पहले भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर स्ट्राइक करता रहा है, लेकिन अब उसने ये साफ तौर पर कह दिया है कि कुछ अहम बंदरगाह उसके निशाने पर है। खार्ग पर हमला, ईरान आग बबूला। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान करेगा हमला। ईरान की चुनौती, अलर्ट पर यूएई। जंग तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और इसके साथ ही पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अमेरिका के ताजा हमलों से ईरान का पारा चढ़ गया और इसके लिए वो सीधे सीधे खाड़ी देशों को जिम्मेदार मान रहा है। खासकर यूएई को उसने बड़ी चेतावनी जारी की है। ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान मुख्यालय खातम अल अनबिया ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है। ईरान ने यूएई के लोगों से कहा है कि वो बंदरगाहों, डॉक क्षेत्रों और अमेरिका से जुड़े सैन्य ठिकानों के आसपास के इलाकों से हट जाएं। ये चेतावनी उस समय आई जब फुजैरा के ऊर्जा प्रतिष्ठानों की ओर से काला धुआं उठता देखा गया। यूएई अधिकारियों ने कहा कि एक ड्रोन को मार गिराने के बाद उसके मलबे के गिरने से आग लग गई थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये घटना ठीक किस जगह हुई, लेकिन जो काला धुआं दिखाई दिया वो फुजैरा के बंदरगाह इलाके की दिशा से उठता दिखा, जहां बड़ा तेल भंडारण और निर्यात केंद्र मौजूद है। दरअसल अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने चेतावनी जारी की कि यूएई के 3 प्रमुख बंदरगाह अब उसके लिए टारगेट बन गए। जेबेल अली पोर्ट, खलीफा पोर्ट और फुजैराह पोर्ट। ईरान के अनुसार इन जगहों पर अमेरिकी सैन्य बल नागरिक इलाकों के बीच छिपे हुए हैं और यूएई में अमेरिकी अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए हो रहा है। आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने यूएई नेतृत्व को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सेना यूएई के शहरों के भीतर बंदरगाहों और डॉक का इस्तेमाल करती है तो ईरान के पास उन्हें निशाना बनाने का वैध अधिकार है। आईआरजीसी ने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों को भी निशाना बनाया जा सकता है। आईआरजीसी अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करेगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान पर हुए हमले यूएई से किए गए और ईरान जवाब जरूर देगा। 28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से ऊर्जा बुनियादी ढांचा एक प्रमुख टारगेट बन गया है। इजराइल ने तेहरान में तेल डिपो पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत से ओमान तक फैले खाड़ी क्षेत्र में प्रमुख ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। अब अमेरिका ने तेल के मामले में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप पर भीषण हमला कर दिया, तो ईरान ने अब यूएई को चेतावनी दे दी है। ईरान यूएई को अमेरिका और इजराइल का मददगार मानता रहा है। 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान यूएई पर कई ड्रोन और मिसाइल अटैक कर चुका है। अब तक यूएई पर करीब 1600 ड्रोन हमले किए, 15 क्रूज मिसाइलें चलाई हैं, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई हैं। हालांकि यूएई का दावा है कि 80% से ज्यादा हमलों को नाकाम कर दिया गया है। पश्चिम एशिया में जंग के बादल और गहराते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में खाड़ी के देश भी ईरान पर सीधे हमले कर सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ईरान, इजराइल और अमेरिका महायुद्ध का आज 17वां दिन है। जंग खत्म होने की जगह बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। ईरान ने सरेंडर और समझौता करने से इनकार कर दिया। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल का संकट बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को खुलवाने के लिए दुनिया के 7 देशों से मदद मांगी, जिसमें नेटो सहयोगियों के अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। और इस सब के बीच में महायुद्ध के 17वें दिन ये बहुत बड़ी खबर एक सामने आ रही है। ट्रंप की मदद नहीं करेंगे नेटो के सहयोगी देश। तो ये ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर लेकर आई है ये खबर। नेटो जो सहयोगी देश है वो डोनाल्ड ट्रंप की मदद नहीं करेंगे, ईरान की तरफ शिप नहीं भेजेंगे। जिन देशों के नाम सामने आए, ब्रिटेन है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है। ट्रंप ने 7 देशों से
यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने की अपील की थी, लेकिन अब सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर नेटो देश जो हैं वो इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ईरान की तरफ शिप नहीं भेजने का फैसला लिया गया है। फिलहाल ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया ने भी शिप भेजने से यहाँ पर इनकार कर दिया है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले के बाद अब अलग थलग और अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जंग में अकेले पड़ गए ट्रंप। हॉर्मुज पर अमेरिका पड़ा अकेला। नेटो देशों ने नहीं सुनी ट्रंप की बात। ट्रंप के दोस्त न रहे। जंग के 17 दिन बाद अब ऐसा लगता है कि सारी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर टिक गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई देशों की तेल और गैस सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर गड़ाकर बैठा है। वो मौका ढूंढ रहा है कि कोई अमेरिकी या उसका सहयोगी वहां से गुजरे और उसे मिसाइल से मारा जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि यूएस हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत उतारने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य देशों से भी ऐसा करने की अपील की, लेकिन यहाँ ट्रंप को सबसे बड़ा झटका लग गया। ट्रंप की इस मांग को नेटो देशों ने पूरी तरह ठुकरा दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन समेत अन्य देशों से ट्रंप ने हॉर्मुज पर अपना शिप भेजने की मांग की थी, लेकिन अब तक कई देशों ने हॉर्मुज पर अपना शिप भेजने से मना कर दिया है। उधर IRGC राष्ट्रपति ट्रंप को खुली चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि अगर अमेरिका की हिम्मत है तो खाड़ी में जहाज भेज दें। हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है। इन सब के बीच हॉर्मुज पर ट्रंप का नया बयान भी आया है। उनका दावा है कि हॉर्मुज की सुरक्षा पर कई देशों से उनकी बात हो रही है और ये उनके फायदे का मामला है, क्योंकि अमेरिका का बहुत कम तेल हॉर्मुज से आता है। वहीं चीन जैसे कई देश हैं जिनका 90% तेल हॉर्मुज से आता है। ऐसे में जो देश आगे आएंगे उनकी मदद अमेरिका करेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सभी दावे धरे के धरे रह गए। यानी ऐसा लग रहा है कि जंग में ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। कोई भी देश इस जलती आग में हाथ नहीं डालना चाहता है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप रोज नए दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। इसलिए अमेरिका अपना मिशन पूरा करेगा। ट्रंप के बयान पर ईरान के विदेश मंत्री ने पलटवार किया और कहा कि ईरान ने कभी सीजफायर की मांग नहीं की है और न ही कभी बातचीत के लिए कहा है। हम अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यानी ट्रंप को जैसी उम्मीद थी कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान बैकफुट पर आ जाएगा, वैसा हुआ नहीं और ईरान अभी भी आक्रामक तेवर में है। ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या अमेरिका इस युद्ध में जीत रहा है, तो उनका जवाब था कि मैं अभी जीत का ऐलान नहीं करूंगा। ट्रंप का कॉन्फिडेंस डामाडोल दिखता है और इसकी वजह है ईरान का आक्रामक रवैया। युद्ध के पहले दिन से ईरान अमेरिका के कई सैन्य अड्डों पर हमला कर चुका है। ताजा हमलों में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर आग लग गई। ईरान ने मिसाइल से विक्टोरिया बेस पर हमला कर दिया। ये बेस बगदाद एयरपोर्ट के पास है। अमेरिकी बेस पर न सिर्फ ईरान हमले कर रहा है, बल्कि उसके वीडियो भी खुद ही जारी कर रहा है ताकि दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया जा सके। विक्टोरिया सैन्य बेस पर FPV हमला किया गया। यूएस बेस के ऊपर उड़े ईरानी ड्रोन की तस्वीरें हैं। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम फेल होते दिख रहे हैं। अमेरिकी सैन्य बेसों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। ये तस्वीरें इराक के इरबिल की हैं।
यहाँ अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान की नौसेना का दावा है कि उसने अल ताफरा, शेख ईसा और अल उदैद समेत कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। यानी पहले ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया, फिर जब ईरान ने हार मानने से इनकार कर दिया तो ट्रंप असमंजस में पड़ गए। सारी जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर टिक गई है और यहाँ भी अमेरिका अकेला पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।